हेलो नमस्कार साथियों, एसएलवी सिविल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं अंकेश पांडे साथियों यूपी स्पेशल की दूसरी क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आप लोगों का प्रेम देख करके ऐसा लगा कि आप लोगों को यूपी की स्पेशल की क्लास बहुत अच्छी लग रही है। आज की क्लास हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो क्लास है यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए मेनली फोकस्ड है। तो आप लोग बिल्कुल जो भी आरओ वाले बच्चे हैं या फिर जो भी सिविल सर्विस किसी भी प्रकार का जहां पर हिंदी से संबंधित कुछ भी आता, यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ भी आता है, आप इस क्लास को देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आज ये जो पहला प्रश्न है आप सभी बताइएगा। देखिए, आज की जो क्लास है वो ज्यादातर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के है। कुछ जैसे घरानों से रिलेटेड है, कुछ अलग अलग त्योहारों से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होने वाले 10 से 20 क्वेश्चन के बीच ऑन एन एवरेज हम लोग एक दिन में करेंगे। उस 10-20 क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे और प्रश्न वहां से कनेक्ट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में है, आगरा में है, बनारस में है, अलीगढ़ में है? बताएं मेरे प्यारे साथियों। ये जो रूमी दरवाजा है, आपको मैं बता दूं, 60 फुट ऊंचा, 60 फुट ऊंचा दरवाजा है। कहां पर है ये आप तब तक सोचते रहिए। साथियों, मैं आपको बताऊं, ये जो 60 फीट ऊंचा दरवाजा है, इसको हमारे देश में एक और नाम से जाना जाता है। क्या? तुर्की दरवाजा। क्यों तुर्की दरवाजा के नाम से इसको जानते हैं? एक्चुअली ये जो हमारे देश के अंदर यह लखनऊ के अंदर जो ये गेट है या दरवाजा है, ये दरवाजा तुर्की के एक स्थान है, उसी गेट का कॉपी माना जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तुर्की दरवाजा के नाम से भी ये फेमस है। कौन सा? आपका रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमारे इतिहास में भी कई बार प्रश्न बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर दे रहे हो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, तो वहां पर 2-3 बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इतिहास क्या है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भूगोल क्या है, या फिर भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, या फिर आप प्रशासनिक स्थिति। इन सभी तथ्यों को अगर कहीं पर कनेक्टेड देखते हैं तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका वो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। जरूरी नहीं कि उसको हम उत्तर प्रदेश स्पेशल कहें, वो कभी कभी हिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से एक एक करके आप सभी प्रश्नों का जवाब देखते हुए चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? ध्यान से देखना, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर, ध्यान से देखना। ये एक्चुअली ये जो पागल बाबा मंदिर है, 11 मंजिल का एक मंदिर है। 11 मंजिल मतलब 11 फ्लोर का। मेरे प्यारे साथियों, यह मंदिर जो बनाने वाला व्यक्ति है, सील जी, एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट के लायर हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। अपने समय बीत जाने के बाद जब इनका कार्यभार खत्म हुआ, उसके बाद ये वृंदावन की तरफ आए कलकत्ता से। हुआ क्या कि वो, ऐसा माना जाता है कि पागलों की तरह पत्थर ढूंढ ढूंढ करके यह मंदिर बनाने का इन्होंने कोशिश किया। आध्यात्म की तरफ बढ़ने का इनका बहुत बड़ा प्रयास था ये। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि अगर वृंदावन में आप एक पत्थर उछालिए तो वो पत्थर जो जहां पर गिरेगा वह मंदिर ही होगा। मेरे यहां पर जो पागल बाबा मंदिर है, ये फेमस इस वजह से ज्यादा है क्योंकि जो इसको बनाया है वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ करता था। हमारे देश के अंदर कुछ समय के लिए ये जज थे। वैसे कलकत्ता हाई कोर्ट में कई दिनों तक ये जज रहे हुए हैं। तो पागल बाबा मंदिर जो है एक जज के नाम पर है, और ये बहुत ही फेमस वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। याद रखना, इससे संप्रदाय भी पूछा जा सकता है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, यह भी प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में बना है। ठीक है, नाम क्या था जिसने इसको बनाया? सीलानंद या सीलनंद, कहीं कहीं आता है। सीलनंद क्या थे? कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे, कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट के भी माने जाते हैं। मतलब चीफ जस्टिस नहीं, जज की
ग्रुपिंग होती है, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की स्थिति कैसे है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सील नंद ने क्या किया था, इसको हमारे वृंदावन में, वृंदावन शहर, उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में, वृंदावन में क्या किया, 11 मंजिल का 11 मंजिल का यह मंदिर बनाने का प्रयास किया। अब इसके बाद से बहुत सारे सहयोग भी मिले, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, पहली बार इन्होंने इस पर कोशिश किया था, तो ये बहुत चर्चा में रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पागल बाबा मंदिर बहुत फेमस है हमारे देश में, वैष्णव संप्रदाय से है, ये जरूर कनेक्ट करिएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा, वृंदावन में। आगे बढ़े, वृंदावन में कभी कभी पूछा जाता है कि पागल बाबा मंदिर किस स्थिति में बना, तो आप बता देंगे सील नंद आध्यात्मिक खोज के चक्कर में माना जाता है कि वो इस मंदिर के निर्माण में बहुत सहयोग किए हैं। तो इस वजह, जैसे अपना कार्यभार समाप्त करने के बाद जब ये आए वृंदावन, तो इन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए कई सारी अपनी स्थितियों को यहाँ पर स्पष्ट किया, बहुत मेहनत की है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये एक मानक है, बहुत चर्चा में रहता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। ध्यान से देखें, नृत्य और संगीत की एक शैली संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम है। पहली बात, एक चीज जान लीजिए, जब भी घराना शब्द का नाम आए, जब भी घराना बोला जाए, मतलब आप ऐसे समझ लो कि घराना क्यों जाना जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। घराना एक्चुअली, घराने का मतलब होता है किसी संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य, संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य। ठीक है साथियों, ध्यान देना, संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लखनऊ घराना रिलेटेड टू अ स्टाइल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। ध्यान से देखना, इसको कहा जाता है पूरब घराना। मतलब लखनऊ घराना किस नाम से जाना जाता है, पूरब घराना। आप सभी बताइए कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ कहां पर स्थित है। अगर हम भारत की स्थिति से देखें, भारत की स्थिति को देखें, पूरा भारत मैप अपने दिमाग में लेकर के आइए और सोचिए कि उत्तर प्रदेश किस जगह पर है और लखनऊ किस साइड में होगा, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। क्या ये उत्तर प्रदेश की स्थिति से पूरब घराना कहा जाता है या फिर देश की स्थिति से, इस बात का कमेंट करके आप सभी बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहें कि छठ पूजा बहुत ही आने वाला है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में ये बहुत ज्यादा फेमस ये पर्व है। इस पर्व का बहुत मान है हमारे उत्तर प्रदेश में किस साइड, ध्यान देना, सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश के, चूंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और गोरखपुर से सटे सभी जिले, जैसे गोरखपुर आप देख लें। दूसरा अगर हम यहीं पर देखें साथियों, देवरिया, और तीसरा यहीं पर देखें मऊ, आजमगढ़ तक भी इसका प्रचलन ज्यादा देखने को मिलता है, और जौनपुर में भी अब देखने को, पहले जौनपुर साइड ये बहुत कम हुआ करता था, आजमगढ़ साइड में भी ये देखने को मिलता है। और अब उधर आपके बलिया, गाजीपुर, आप उधर चले जाइए, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर, इन जगहों पर उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है। साथियों बिहार और उत्तर प्रदेश के इन जिलों में छठी मैया का बहुत मान होता है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी बताइए कि इसमें से कौन सा, किस भगवान का वहां पर पूजा किया जाता है। पृथ्वी माँ का, आग अग्नि देवता का, रवि सूर्य भगवान का, पेड़ यानी वृक्ष का, किसका बताएं। सोच के देखियो जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं, ध्यान से समझिए, हमारे आरओ के एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड पर्यायवाची हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं।
पृथ्वी से, आकाश से, बादल से, जल से, सूर्य से, इन सब से। तो मैं आपको कुछ इसके पर्यायवाची भी बता देता हूं, कुछ हिंदी के भी वर्ड्स आपको बताते हुए चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत चर्चा में रहता है इसका पर्यायवाची। आप जानते हैं पृथ्वी मतलब भूमि, धरा, धरित्री। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इसके और कितने आप जानते हैं। पृथ्वी, धरा, धरित्री और बहुत सारे, जैसे रत्नगर्भा, जमीन, धरती। ठीक है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? रत्नगर्भा, जमीन, धरती। आप, मुझे पता है कि आप इसमें से मैक्सिमम जानते रहे होंगे। रत्नगर्भा पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो, जब भी हम आरओ की तैयारी कर रहे हो, हिंदी का जो शब्दावली है, हिंदी में जो हम लोग शब्दावली पर पकड़ अपना बनाते हैं, वो एकदम अल्टीमेट लेवल का होना चाहिए। मतलब आप शब्द देखते ही ऐसा ही तुरंत जवाब मत दीजिए, उसको जब तक ऑप्शन ना देख लीजिए तब तक बिना सोचे जवाब ना दे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी वाले एस्पेक्ट में होता क्या है कि 60 क्वेश्चन होता है, व्यक्ति को लगता है कि हम यहाँ पर 50 से 55 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं हम 60 में 60 कर ले जाएंगे, लेकिन ऑन एंड ऑन एवरेज देखा जाए तो जो बहुत तेज बच्चे हैं उनका 53-54 सही होता है। तो आपको विशेष ये ध्यान देना है कि हिंदी वाले सेगमेंट पर हमको दो चीजें बहुत गौर से सुननी है और समझनी है। क्या? कि आपको पहले ऑप्शंस बहुत ध्यान से सुनने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस डिसीजन पर आना है कि हम किस आंसर को टिक करें। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहीं पर जब हम आग की बात करें, आग की बात करें, आग का आप पर्यायवाची जानते ही हैं। आप जानते हैं अनल, कृषाणु। बाकी तो आप जानते हैं, हम ऐसे शब्द लिख रहे हैं जिसका जो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये जो YouTube क्लास है ये आपकी पूरी तरह से आरओ फोकस्ड है। तो मैं जहां जो जरूरत जैसे पड़ेगी, हम हर शब्द हर चीज को लेकर के आपके सामने खड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि ये हिंदी की क्लास है, जो जरूरत है वो सब यहां पर किया जाएगा। फोकस ये किया जाएगा कि इस बार आरओ से कम YouTube की क्लास से हमारे कुछ बच्चे जरूर सिलेक्शन पाए। इस क्लास की मदद से कुछ अंक उनके जरूर बढ़ जाएं। वी जस्ट ट्राइड कि आप अपना यहां पर जबरदस्त देकर के आए, क्लासेस को आप सही मायने में यूटिलाइज कर पाए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगा, अन्य जगहों पर यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस पड़ी हुई हैं हर जगह, लेकिन आप क्वालिटी चेक करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे 150 बार ये कहा जाएगा हमारा कोर्स ले लीजिए, ये ले लीजिए। यहाँ कोई बात ऐसी नहीं की जाएगी किसी भी प्रकार का। आपको मन है तो लीजिए, आप अगर लगता है कि हम अपने से ही कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से एक एक चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को करते हुए चलें। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब हम कहें अनल, कृषाणु, अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, देखो कंफ्यूजन यहां पर होता है दहन, धूमकेतु। धूमकेतु पे कंफ्यूजन ये होता है कि क्या ये धूमकेतु अग्नि का है, अग्नि का पर्यायवाची है, यहां पर कंफ्यूजन प्राय होता है। वहीं पर अगर हम सूर्य की बात करें, रवि की परिभाषा, रवि का पर्यायवाची यहीं पर बात कर लें तो आप जानते हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। ये बचपन से याद है, हिंदी माध्यम से अगर आपने जरा सा पढ़ा होगा तो आपको ये रटाया गया रहा होगा क्लास 6, 7, 8 में। याद है, ऐसे रटाया जाता था। अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से होंगे तो आपको पता होगा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, सूर्य, आदित्य और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं, प्रभाकर, सविता। देखो कंफ्यूजन कहां हो जाता है, आप जैसे सविता सुनते हो, सविता, तो आप कंफ्यूज होते हो क्या ये सूर्य भगवान का है? तो हाँ, ये सूर्य भगवान का ही ये। ठीक है, सविता, यहीं पर आप रवि, ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। मरीचि भी कहा जाता है, ध्यान दें। रवि को हम, सूर्य भगवान को मरीचि भी कहते हैं, यह भी कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा। तो आपको पता चल गया होगा अभी तक इसका आंसर क्या होगा।
मरीचि, मार्तंड, मार्तंड भी बहुत फेमस है, ये कंफ्यूज करता है। मार्तंड, इसमें से याद रखने वाला क्या है? आदित्य, सविता, जो कंफ्यूज करता है, मरीचि, मार्तंड। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद इसका आंसर क्या होगा? ये तो आपको मैंने बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, इसका आंसर आपको पता ही है क्या होगा? सूर्य भगवान का। क्या? सूर्य भगवान का यहां पर क्या होता है? पूजा किया जाता है। शाम को सूर्य ढलते समय सब क्या करते हैं? ऐसे हाथ में लेकर के कुछ पूजा का सामान, उसमें फल और जो भी चीजें हैं वो किसी तालाब में, अगर आजकल शहरों में भी इसका प्रचलन है, देखो महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है, लालू यादव अलग अलग जगह पर करवा चुके हैं छठ पूजा। आप देखो लालू यादव बड़ा चर्चित हुए थे इस मामले को लेकर के कि भाई छठ पूजा को पर्व के रूप में बिहार का राजकीय पर्व घोषित करना चाहिए, इस तरीके की चीजों को लेकर बहुत चर्चा में थे। ध्यान देना। तो ये हमारे एग्जाम के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़ा हमारा जो आबादी का क्षेत्र है इस पर्टिकुलर को बहुत फॉलो करता है। अब तो ये दिल्ली तक फैल गया है, दिल्ली में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जहां पर मैंने आपको बताया, कहां पर? आपके गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, यही लोग तो हर जगह हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश का भारत का कोई कोना देख लो, मैक्सिमम आबादी इन्हीं जगहों पर है और इन जगहों के लोग हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। इसका आंसर क्या हो गया? आप रवि, सूर्य भगवान की ये बात की जा रही है। कोई डाउट है? आगे बढ़े। देखो, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। नेम द फोक म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज sung during the monsoon months and which reflects the feeling of separation। बताएं। चैती, कजरी, गिद्दा, कहरवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। चैती, कजरी, गिद्दा, कजरावा। देखो, चैती की जब बात करें तो आप जानते हैं हमारे देश में, हमारे भारत के अंदर जो महीने की प्रोसीडिंग है, जो हमारे देश में महीने का मानक है, वो हिंदी का अलग है। आपको पता होना चाहिए। चैत कौन सा? चैत्र महीना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे मार्च अप्रैल कहा जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल कहा जाता है और इस टाइम ये गाना गाया जाता है, चैती गाना गाया जाता है। ये हमारे किस समय में? मार्च अप्रैल में। देखो, हम यहीं पर अगर गिद्दा की बात करें, गिद्दा, ध्यान से देखिएगा, जब हम गिद्दा की बात करते हैं तो गिद्दा भारत के पंजाब क्षेत्र और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के बीच का एक ऐसा सॉन्ग है जो जिसमें जैसे हम अपने पंजाब में क्या देखते हैं? भांगड़ा देखते हैं, तो ये उसी प्रकार का एक डांस है। ठीक है, गिद्दा। ठीक है, बहुत ऊर्जावान यह नृत्य है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से ज्यादा रिलेटेड नहीं है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जब हम कजरी की बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताइए कि कजरी क्या होता है, अगर आप जानते हैं। अगर आप, ज्यादातर लोग आप उत्तर प्रदेश के ही देखते हैं ये वीडियो, तो आप सभी जानते होंगे कि कजरी क्या है। कजरी कब होता है हमारे देश में? बताएं, हमारे राज्य में कजरी कब मनाया जाता है? देखो, हम देखें तो ये हमारे पूर्वोत्तर यूपी का गायन है, यानी लोक संगीत है। पूर्वोत्तर यूपी का लोक संगीत है, पूर्वोत्तर यूपी का लोक संगीत है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कजरी है प्रायः सावन में। अब आप कमेंट करके बताइए कि सावन कौन सा महीना होता है? सावन कौन सा महीना होता है हमारे राज्य में? सावन कौन सा महीना होता है? एक प्रश्न यहां से और बन जाता है, किस घराने का दखल इस व्यवस्था में सर्वाधिक है? यानी किस घराने का दखल आपके लोक संगीत, कौन सा उत्तर प्रदेश के लोक संगीत
कजरी का किस घराने का दखल सर्वाधिक है, तो ये प्रश्न भी बनता है। तो बनारस घराने का सबसे ज्यादा दखल है। दखल का मतलब क्या है, इस पर सबसे ज्यादा इसी घराने के लोग फेमस हैं, इसी घराने के लोग गाने के लिए जाने जाते, क्योंकि पूर्वोत्तर यूपी की बात है। ये पूर्वोत्तर यूपी आप जानते हैं कि आप इधर लखनऊ के आगे ज्यों ही बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो बनारस क्या है, बनारस आपका, बनारस घराने का, आप इसको लिख भी लीजिएगा, बनारस घराने का दखल सर्वाधिक है, सर्वाधिक। बनारस घराने का दखल इसमें सर्वाधिक है मेरे प्यारे साथियों। इसको आप देखिए, ऑप्शन ऊपर नीचे है तो आप इसको कजरी ही मारेंगे, कजरी राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, हम बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह, देखिए किछौछा दरगाह, ये प्रश्न आया हुआ है हमारे यूपी के एग्जाम में, ये प्रश्न बन चुका है कि किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश किछौछा दरगाह शरीफ लोकेटेड, कहां पर है बताओ बच्चा, बताओ। संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, कहां पर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देखो इस इस दरगाह का नाम संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीरी दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, ये जो दरगाह है उत्तर प्रदेश के किछौछा दरगाह को हम किस नाम से और जानते हैं, संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर दरगाह। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, अशरफ या अशरफी, मखदूम जहांगीरी अशरफ, ये कहीं कहीं लिखा रहता है, या फिर आप ऐसे देख लीजिए सैयद मखदूम अशरफ जहांगीरी दरगाह के नाम से जाना जाता है। जो साथी उस जगह के हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे ये बात, ठीक है, ध्यान देना। इसका जवाब होगा, इसका जवाब होगा आपका अंबेडकर नगर, कहां पर, अंबेडकर नगर इसका उचित जवाब होगा, बेहतर जवाब होगा। अंबेडकर नगर में आप जानते हैं कि 2-3 जगह हैं जो बड़ा फेमस है, जैसे अंबेडकर नगर के अंतर्गत जलालपुर है, आप जानते होंगे बड़ा फेमस होता है, जो वहां के हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब यहीं पर एक प्रश्न यहां पर जरूर आ जाता है, संत कबीर नगर, जब हम संत कबीर नगर की बात करें, संत कबीर नगर किससे अलग होकर के बना है, ये प्रश्न बनता है। बस्ती से, किससे बच्चा, बस्ती से अलग होकर के बना है। बस्ती से कब अलग हुआ था, 1997 में, 1997 में यह बस्ती से अलग होकर के बना था। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो संत कबीर नगर है इसका मुख्यालय जो है खलीलाबाद, आप प्रायः सुनते होंगे, आपने कोई अगर परिचित इस साइड का होगा तो आप वहां पर देखते होंगे कि संत कबीर नगर रहने वाला व्यक्ति अपने आप को बताता है कि मैं खलीलाबाद जिला में रहता हूं, प्रायः इस बात को बोलता है। संत कबीर नगर ज्यादातर अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि संत कबीर नगर का मुख्यालय, जिला मुख्यालय खलीलाबाद के खलीलाबाद में है। जैसे अगर हम कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर का जिला मुख्यालय पडरौना है, कुशीनगर का क्या है, पडरौना है। अगर हम यहीं पर सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र का देखो जिला मुख्यालय भी पूछे जाते हैं, जैसे संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का क्या आपने देखा, खलीलाबाद, खलीलाबाद। और अगर हम यहीं पर बात करें जैसे सोनभद्र, सोनभद्र तो आप जानते हैं राबर्ट्सगंज, राबर्ट्सगंज, राबर्ट्सगंज। अगर हम यहीं पर बात करें आपका किसका, कुशीनगर, कुशीनगर,
कुशीनगर, तो ये पडरौना, पडरौना। और भी जिले हैं, जब मेरे जबान पे आएगा मैं वैसे ही आपको बताते चलूंगा, जितने दिमाग में तुरंत आते हैं इंस्टेंट उसको वहीं पर लिखते हुए जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रश्न बन जाता है कि संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय कौन सा है, खलीलाबाद, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर का पडरौना। तो ये ऐसे प्रश्न बनते हैं पेपर में प्रायः, ठीक है साथियों, गौर कीजिएगा। तो अब आगे हम, जैसे एक जिला और आपको दिख रहा होगा, मिर्जापुर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर आप सभी जानते होंगे मिर्जापुर के बारे में। मिर्जापुर की स्थापना अगर पूछा जाए, लॉर्ड मर्क्यूरियस वेलेस्ले के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लॉर्ड मर्क्यूरियस वेलेस्ले के द्वारा। ध्यान से देखिए, मिर्जापुर, आप सिर्फ अखंडानंद त्रिपाठी से मत इसके कनेक्ट करिएगा, अखंडानंद त्रिपाठी से मत कनेक्ट करिएगा कि मिर्जापुर की स्थापना अखंडानंद त्रिपाठी किए थे। किसने किया था सबसे पहली बार? तो आप बताएंगे लॉर्ड मर्क्यूरियस वेलेस्ली। 1785 में नाम आता है, ये 1785 ईस्वी में इसको बनाया गया था, सॉरी, ठीक है, ठीक है बच्चा, 1785 में नाम आता है कभी कभी, और ध्यान से देखना, इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। लेकिन जैसे अगर पूछा जाए कि मिर्जापुर का मतलब क्या है, तो मिर्जा शब्द का मतलब जानते हो क्या होता है? मिर्जा, जब कहें मिर्जा, आपने सुना होगा मिर्जा गालिब, मिर्जा फला, आपने एक मूवी भी देखा होगा अजय देवगन, उसमें मिर्जा नाम से ऐसा कुछ था उसका नाम, ठीक है। तो मिर्जा मतलब होता है राजाओं का जगह। कहा? किसका? राजाओं का जगह, राजाओं का जगह। ध्यान से देखना, किसका? राजाओं का जगह। तो इसका देखो, एक इंफॉर्मेटिव चीजें लेकर के चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपको कोई भी प्रश्न यहां से बने आप मिस कर जाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बता करके आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना होता तो आपके पास किताबें हैं, आप गूगल है, सब कुछ लेकर के आप बैठ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी क्लास को देख रहे होते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबेडकर नगर। किछौछा दरगाह कहां पर है? तो आप बताएंगे आपका कहां पर? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में। उत्तर प्रदेश एवं बिहार शरीफ, बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, बताएं। रेनी सीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इज अ पॉपुलर एंटरटेनमेंट। देखो बच्चा, बार बार यहां पर जो बिहार ऐड होता है, कारण क्या होता है कि हम बिहार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, बिहार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इस वजह से बिहार का नाम आता है। तो बिहार की बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश के किस साइड, जैसे मैंने आपको बताया गोरखपुर, देवरिया, सिवान के बगल में जितने भी वो हैं, बलिया, इधर मऊ, आजमगढ़ तब भी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी जैसे सिद्धार्थनगर, ये सब, कुशीनगर, ये सब क्या है? नजदीक है बिहार के। तो इनके यहां हमारे बिहार का भी छाप देखने को मिलता है, हमारे प्यारे बिहार का भी छाप देखने को मिलता है। बताइएगा बच्चा कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, झूला है, बिरहा है, स्वांग है, रसिया है। बताएं। देखिए, निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि झूला जो है हमारे देश में, जब हमारे दोनों राज्यों में देखा जाए तो बारिश के समय में झूले का हम लोग बहुत आनंद लेते हैं। झूले का आनंद, हम लोग छोटे छोटे थे जब, मुझे याद है कि जब बारिश हुआ करता था तो नीम के पेड़ पर या फिर आप लोग जानते हो आम के पेड़ पर झूला बड़े ऐसे बड़ा सा लगाया जाता था। वो डिजिटल वाला, आज के टाइम पर बटन दबाने वाला नहीं, अपने से एक साइड एक व्यक्ति बैठता, ऐसे होता था। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए या दो रस्सियां हैं और इसको ऐसे बनाया जाता था, एक व्यक्ति इस साइड, एक व्यक्ति इस साइड और एक व्यक्ति इस साइड खड़ा होता था, और ये पटरे जैसा होता था, इसमें 2-3 लोग बैठते थे, 2-3 लोग, और ये एक साइड से पुश करते थे, ये एक साइड से, जब इधर से पुश करें तो इधर जाए, इधर से पुश करें तो इधर जाए। ये बड़ा चर्चित है हमारे उत्तर प्रदेश जिले में, ये बड़ा चर्चा में रहता था। आज तो अब चूंकि सब शहरी हो गए हैं, प्रत्येक व्यक्तियों के घर में हर जगह पर देखा जाए तो ज्यादातर लोग शहरी हो गए हैं,
लेकिन आप अगर थोड़ा सा याद हो 10 साल पहले, क्योंकि आप सभी 10 साल पहले की चीजों को तो कनेक्ट कर ही सकते हो, 10 साल पहले ये चीजें देखने को मिलती थी, ठीक है, आज भी मिलता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेनी सीजन में किस प्रकार के मनोरंजन का ज्यादा वो करते हैं, तो झूले का। तो ये जो झूला है अलग लेवल का होता है, ध्यान से देखना। इसको अवधी भाषा में क्या कहा जाता है, अगर ये इधर से पुश करता है तो इसको कहता है आप उधर से कुंभिए, कुंभिए मतलब प्रेशर करिए, अवधी भाषा का वो है, टोन है। इधर से अगर कोई करता है तो आप इधर से कुंभिए, प्रेस करिए, आप उधर से करिए, हम इधर से, तब ये जो 3 लोग बैठे हैं ये एंजॉय करेंगे। यही है झूला, हमारे जो उत्तर प्रदेश का फेमस है, यही वाला झूला फेमस है। वो अपने से ऐसे बैठ के अकेले झूलने वाला फेमस नहीं, ये ज्यादा फेमस है। तो याद रखना ये भी कनेक्शन, ये थोड़ा सा ना कनेक्टिविटी आपके जमीनी स्तर पर बतलाता है। उत्तर प्रदेश जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि किस मगर अगस्त जी, भरद्वाज जी, भृगु जी, गौतम जी का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। देखो ब्रह्मा जी के बेटे थे, माना जाता है ब्रह्मा जी के बेटे कौन, महर्षि भृगु, महर्षि भृगु, बहुत फेमस क्वेश्चन, महर्षि भृगु जी का, महर्षि भृगु जी को माना जाता है। और ये माना जाता है कि महर्षि भृगु जी ने ही बलिया शहर को बसाया है, बलिया को बसाया है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक घटना बताता हूं, आप इसको कनेक्ट करिएगा। एक बार की बात है, मैं मूलतः हूं जौनपुर से, ठीक है, मतलब जौनपुर बनारस के बीच में, आप जानते होंगे शायद, बाबतपुर के बगल में त्रिलोचन महादेव पड़ता है, जस्ट जलालपुर, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। आप ध्यान से सुनिए, जैसे अगर हमको ये याद 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, 10, 8, 7 ऐसा ही कुछ, याद एग्जैक्टली नहीं है। क्या था कि मेरी बुआ जी रहती है देवरिया, तो अब मैं उनको जब छोड़ने जाता था, ये मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए कितना इंपॉर्टेंस है भृगु जी का, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेन था वो कृषक एक्सप्रेस में टिकट था, मतलब कृषक एक्सप्रेस में हमारा क्या था, टिकट था। तो हम थे, बुआ जी थी, बुआ जी के दोनों बच्चे थे, उनको हम छोड़ने जा रहे थे। तो पहले क्या होता था ना, घर में किसी को छोड़ना, ले जाना, ले आना, ये प्रोसीडिंग होता था। हम चूंकि घर में ये था कि हमें जानकारी होने की वजह से ऐसा होता था कि आप जाइए छोड़ आइए। तो गया, मैं स्टेशन गया, टिकट भी थी हम लोगों की, ठीक है, स्लीपर का टिकट था। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी, उस दिन शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है नाम, बेलथरा के आसपास, बेलथरा रोड एक जगह स्टेशन है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो बेलथरा रोड के पास क्या थी, एक वैकेंसी थी, मतलब आर्मी की। वहां पर बलिया के बच्चे बहुत ज्यादा थे, इलाहाबाद और बनारस जगह पर का, बलिया और इधर गाजीपुर, जौनपुर, इन जगहों के लोग ज्यादा रहते हैं, मतलब पूर्वांचल के ज्यादातर बच्चे वहीं रहते हैं, इलाहाबाद में और बनारस में। हुआ क्या था कि वो उस ट्रेन में इलाहाबाद से भी कई सारे बच्चे आकर के बैठे थे। हमारा सीट होने के बावजूद भी हम अपनी सीट नहीं प्राप्त कर सकते थे। क्यों? क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि बुआ जी को मैं अंदर जब लेके जा रहा था तो बड़ा दबाव, प्रेशर बन रहा था, मतलब बच्चों का कि अंदर नहीं जाने देंगे ऐसा। तो हमने, जैसे एक बार होता ना कि बोला भृगु बाबा की जय, इस तरीके से जब आप बोलते हो ना, तो वहां एक अलग ही लेवल का ऊर्जा देखने को मिला। तो जब मैंने कहा कि भाई हम भी यहीं के हैं, तो हालांकि मैंने झूठ बोला, लेकिन फिर भी भृगु बाबा का वहां पर कितना रोल है ये मैं देखिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भृगु बाबा कितना वैल्यू करते हैं बलिया जिला में। तो जब ऐसा किया तो उन्होंने हमारी सीट को छोड़ दिया, फिर आराम से, बल्कि वो हमारी सुरक्षा के साथ गए, मतलब हमको सुरक्षित करते हुए गए कि भाई हमारे घर के परिवार के लोग हैं। तो ये वैल्यू है वो भृगु बाबा की वहां पे। तो एक बार अगर आप कभी भी आपको पता चले कि बलिया के लोग ज्यादा हैं वहां पर, अगर आपने भृगु बाबा की जय बोल दिया तो आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो ये है वैल्यूएशन, ये आपके भृगु बाबा की क्या है, अहम महत्ता है। तो आपको एक बार बोलिए भृगु बाबा की जय, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो भृगु जी को यहां पर कनेक्ट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखिए।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल ट्रेडिशन ऑफ डेकोरेटिंग फूड्स ड्यूरिंग मील्स? बताएं, ध्यान से देखिए। जब हम बात करें जरदोजी की, इसको जरी के नाम से जाता है, जरी के नाम से भी जानता है। साथियों होता क्या है कि ये मुलायम कपड़ों पर सिलाई का काम है, ये कढ़ाई का काम है, आप जानते होंगे शायद। तो जरदोजी जो है ये एक प्रकार की सिलाई का कार्य है, ये मुलायम कपड़ों पर, मखमली कपड़ों पर किया जाता रहा है। ठीक है, देखना ज्यादातर ऐसा कहा जाता है मुलायम कपड़ा, मखमली कपड़े, रेशमी कपड़ों पर जरदोजी किया जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जरदोजी का अर्थ क्या होता है, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं ये एक प्रकार से सिलाई का काम है, और वो ऐसा काम है कि जो अच्छे कपड़ों पर किया जाए। जैसे मेरे पास अभी कोई इस तरीके का चीज है नहीं जिसको मैं दिखा सकूं, दिखाऊंगा कभी। ध्यान से देखना, जरदोजी का मतलब सिलाई से संबंधित है, और ये किससे रिलेटेड? अच्छे कपड़ों से। अब वहीं पर जब हम चिकनकारी, नाम में क्या लिखा है? चिकन। ऐसा तो नहीं है कि चिकन से संबंधित चीजों की सिलाई, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब हम चिकनकारी की बात करते हैं तो चिकनकारी का मतलब होता है कि कढ़ाई का वह काम जो सफेद कपड़ों पर होता है। सफेद मतलब बहुत क्वालिटी सफेद कपड़ों पर, एकदम सफेद कपड़ों पर, वो चिकनकारी कहलाता है। चिकनकारी सफेद कपड़ों, बाद में ये धीरे धीरे सभी कलर के कपड़ों पर होने लगा, लेकिन जो चिकनकारी फेमस था वो किसके लिए था? सफेद कपड़ों की सिलाई के लिए, बहुत मुलायम धागों से किया जाता था। जरदोजी क्या है? ये सभी प्रकार के कपड़ों से संबंधित है, ये भी एक प्रकार के सिलाई से संबंधित कार्य है। चिकनकारी क्या है? ये भी है, लेकिन ये सफेद कपड़े से कनेक्टेड है। अब पूछ क्या रहा है? भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? जरदोजी है, चिकनकारी है, दस्तरखान है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, दस्तरखान क्या होता है? आप लोग गाना सुने होंगे, दस्तरखान सजा दूं, इस तरीके का कोई गाना है, आपने सुना है कि सलमान खान शायद है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ध्यान से सुनना, जब हम कहें दस्तरखान का मतलब होता है कि मुसलमान भाइयों में ये बहुत फेमस होता है। लखनऊ साइड में ये दस्तरखान शब्द का प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। क्या होता है कि खाने के मेज पर एक चटाई की तरह बिछाया जाता है, जैसे मैट, जो आप ऐसे कह लीजिए कि जैसे भदोही में जो हमें नीचे बिछाने वाला वो मिलता है ना, दरी, क्या क्या कहते हैं उसको, बहुत फेमस है हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ये बहुत फेमस है। तो उसी तरीके की एक चटाई होती है, उसमें क्या होता है कि वो जैसे मेज है, मान लो मेज है ये, ठीक है। अब ये मेज है, इस मेज पर वो बिछाया गया, अब यहां पर प्लेट रखिए, खाना रखिए, ये सब, ये जो चटाई है इसी को दस्तरखान कहा जाता है, कि दस्तरखान सजा हुआ है, आइए भोजन कर लीजिए। मतलब आपका भोजन रखा हुआ है, जरूरी नहीं कि ये मेज पर ही हो, लेकिन इस पर दस्तरखान का मतलब उस चटाई पर भोजन रखा हुआ है जिस पर आपको भोजन करना है। यानी दस्तरखान का मतलब ये हो जाता है कि ऐसी चटाई जिस पर भोजन रख के खाया जाता है। दस्तरखान आपको समझ में आ गया? दस्तरखान सजा हुआ है। मुझे एग्जैक्टली गाने का लिरिक्स नहीं याद आ रहा, नहीं मैं आपको सुनाता एक लाइन, ठीक है। दस्तरखान आपको कनेक्ट कर रहे होंगे, आप लोग दस्तरखान कनेक्ट कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों को निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई? बताएं, बहुत फेमस। आपको मैं इस पर आने से पहले इसके कुछ इतिहास के बारे में बात कर दो। पहली बात तो जौनपुर की स्थापना से रिलेटेड, दूसरी बात किसने स्थापित किया, अंग्रेज कब हावी हुए, बाद में कब स्थिति बदली। सबसे बेसिक चीज, जौनपुर जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों,
जौनपुर जो जाना जाता है कि जैसे यहां पर एक प्रश्न है कि अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, इस अटाला मस्जिद को कई नक्कारियों से जाना जाता है। वर्तमान परिदृश्य से अगर देखने जाएं, अगर अटाला मस्जिद की अभी की स्थिति देखने जाएं तो ऐसा माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म दोनों में ऐसा माना जाता है कि अगर आपको सांप काट ले, माना जाता है कि अगर आपको सांप काट ले, आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में हैं, ऐसी मान्यता है, आप किसी कोने में हैं, आपकी मान्यता यह है कि मुझे अगर सांप काट लिया है, मैं अटाला मस्जिद जाऊंगा, वहां से एक दवा पिलाई जाती है, बहुत चर्चित है, और वहां पर वो जो दवा पिलाते हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही पिलाते हैं। मैं आपको बता दूं, वो जो दवा पिलाते हैं उसके बाद आपको ना किसी इंजेक्शन लेने की जरूरत होती है, ना ही किसी चीज की, और ये मेरा प्रैक्टिकल है। मेरे दादाजी को काटा था एक बार, मैं लेके गया हूं वहां पर जौनपुर में। ध्यान से देखना, ये जो चीज अटाला मस्जिद पे अभी जो खूब चर्चा में जो वर्तमान परिदृश्य है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अटाला मस्जिद क्यों जाना जा रहा है? मस्जिद तो मस्जिद है, उसके आसपास माना जाता है कि अटाला मस्जिद के आसपास सांप के काटे हुए या फिर किसी भी जानवर को काटे हुए व्यक्ति को अगर समय पर पहुंचा दिया गया तो वो चाहे कैसा भी सांप हो, कुछ भी हो, कोई भी जानवर, अगर वो दवा पिला दिए तो आपको कुछ नहीं होगा। आप ज्यों ही दवा पिएंगे उसके 1 घंटे के बाद आप पुरानी स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा मान्यता है। और ये मान्यता, मैं सच कहूं, मैं इन चीजों को विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बार मेरे दादाजी को ये सांप काटा हुआ था, हम खुद लेके जाने वाले हैं, हम खुद बैठा कर गाड़ी पर लेके जाने वाले हैं, तो इस वजह से ये मान्यता थोड़ी सी ज्यादा चर्चित है। ध्यान से देखना, अब बात करते हैं जौनपुर की स्थापना। ध्यान से देखो, जब भी जौनपुर की स्थापना की बात की जाती है तो आप सभी फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद जौना खां के बारे में जानते हैं। कब की गई है की बात जब भी की जाए तो 1394 में जौनपुर की स्थापना की गई। किसके द्वारा? सरकी वंश के लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान से देखना, ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां, जिसका नाम जौना खां था, मोहम्मद बिन तुगलक नाम था उसको जौना खां के नाम से जानते थे। इस वजह से जौनपुर का नाम जौना खां भी जौनपुर पड़ा था, क्योंकि इसके भाई का नाम, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका एक नाम और था, क्या? जौना खां। ये मुबोला नाम था, जौना खां। इस वजह से माना जाता है कि इसी वजह से जौनपुर का नाम जौनपुर पड़ा। ठीक है, शायद कुछ दिन बाद छत्र छाया अगर पड़ गई किसकी? हमारे योगी आदित्यनाथ जी की, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर इस पर नजर पड़ गई और इनको इस बात की डिटेलिंग पता चल गई तो संभवतः प्रायः हो सकता है कि नाम चेंज कर दिया जाए, हो सकता है। लेकिन चूंकि जौनपुर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको चेंज करने में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, जामी मस्जिद, एक जामा मस्जिद होता है, एक जामी मस्जिद। पूछा जाता है कि जामी मस्जिद, कभी कभी लोगों को पेपर में प्रश्न गलत लगता है। जामी मस्जिद जौनपुर में है, जामी मस्जिद जौनपुर में है। ध्यान से देखना, 1448 में, कब? 1478 में इसकी स्थापना की गई थी। और अटाला मस्जिद की बात करें, ये 1408 में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो इब्राहिम सरकी के द्वारा। याद रखना, मैंने कुल मिलाकर के बात करी कि 1394 में किसकी? आपके जौनपुर की स्थापना होती है, 1394 ईस्वी में। ठीक है, फिर इसी ड्यूरेशन में आपको मैं बताऊं जौनपुर से रिलेटेड एक और बात, 1559 में, 1559 में, ध्यान से देखना, 1559 में इसको अकबर ने जीत लिया था। अकबर ने इसको जीत लिया था। कब? 1559 में। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने जौनपुर को कब जीता था? तो 1559 में। अब यह प्रश्न भी यहीं से एक और आ जाता है कि आप बताइए, जौनपुर को अंग्रेजों ने कब हथियाया था?
जौनपुर को अंग्रेजों ने कब हथिया था? मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना कि अंग्रेजों ने 1775 में, 1559 में किसने? अकबर ने, और 1775 में, 1775 ईस्वी में किसने इसको हथिया लिया? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश शासन ने अपने कब्जे में ले लिया, ब्रिटिश शासन ने अपने कब्जे में ले लिया। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पर माना जाता है कि जौना खां में ये बनाया गया जगह है, जौना खां की याद में बनाया गया जगह है जौनपुर जिला। ठीक है, जौनपुर जिला पहले ऐसा माना जाता था कि गोरखपुर क्षेत्र तक ये आता था पहले। यहाँ जो वर्तमान गोरखपुर है वो जौनपुर के कुछ हिस्से आते थे, जैसे बड़हलगंज के आगे तक ऐसा माना जाता था कि ये जौनपुर में था। मऊ और ये सब जिले ना उसी के अंतर्गत माने जाते थे पहले। दूसरी बात, जब हम जौनपुर की बात करें, दो बातें और, यहां पर एक शाही पुल है, शाही पुल, बहुत छोटा सा पुल है, हल्ला इतना बड़ा है कि ये बहुत भयंकर पुल है। मैं आपको बताऊं किताबों में जिस तरीके से शाही पुल को लिखा गया है, मैं 200-250 मीटर का मैक्सिमम या 300 मीटर का पुल होगा, इसका नाम शाही पुल रख दिया गया है, लेकिन चर्चा में रहता है क्योंकि इतिहास में लिख दिया गया है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, शाही पुल। अच्छा, जौनपुर को एक नाम से और जानते हैं क्या? शिक्षा की नगरी। जौनपुर को एक नाम से और जानते हैं सिराजे हिंद, मतलब देश का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जौनपुर से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी बातें हम आगे की क्लास में करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आई। अगली क्लास जो होगी इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।